Hello students, today our topic is ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. This is our second video and third unit. So what is ASEAN? ASEAN is a regional organization or regional group of countries जो अपना डेवलपमेंट करना चाहती हैं, अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना चाहती है, वो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनका ग्रुप है। सो आसियान कैसे इस्टेब्लिश होता है और कैसे वो एक दुनिया में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन करके उभरता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो एनसीईआरटी में ये मैप दिया हुआ है। ये मैप है ईस्ट एशिया का मैप है, जिसमें यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो जापान, कोरिया, चाइना, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसके बारे में ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो आप जोग्राफिकल लोकेशन पहचान सकते हो कि इंडिया के ईस्ट में, यहाँ पे इंडिया है, उसके ईस्ट में आप जाओगे तो ये ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। पर हमारा जो मेन कंसर्न है, जो आसियान कंट्रीज़ थी, वो बेसिकली हमारी ये कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम देख लेते हैं कि जोग्राफिकल लोकेशन आपको क्लियर हो चुकी हैं आसियान कंट्रीज़ की। अब हम देख लेते हैं कि आसियान कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो आसियान 1967 में इस्टेब्लिश होता है। 1967 में इस्टेब्लिश होता है जब 5 कंट्रीज़ आकर के बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन करती है। तो 5 कंट्रीज़ थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, आपको इन फर्स्ट 5 कंट्रीज़ का नाम याद करना है एग्ज़ाम पर्पस से। ये 5 कंट्रीज़ थी जो पहले इन्होंने आकर बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया और आसियान को इस्टेब्लिश किया 1967 में। उसके बाद ओवर द ईयर्स ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया जॉइंड आसियान, टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ 10। तो नाउ आसियान में 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ कुछ सालों के बाद उसमें जुड़ती चले गए और अब आसियान की स्ट्रेंथ 10 हो गई है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि आसियान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जब हम इन छोटी कंट्रीज़ के बारे में ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ पर निर्भर होना ना चुन करके ये तय किया कि हम आपस में कोऑपरेशन करें, आपस में हम पड़ोसी मिलकर के कोऑपरेशन करें और एक दूसरे का डेवलपमेंट करें, एक दूसरे के साथ फ्री मार्केट डेवलप करें और अपने कल्चर का भी डेवलपमेंट करें। तो इसके लिए इनके 2 ऑब्जेक्टिव बने, टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इनका ऑब्जेक्टिव था, थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी इनको सोशल प्रोग्रेस से और कल्चरल डेवलपमेंट से। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। पहली, क्योंकि एक रीजन के अंदर पीस बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ इन्होंने रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर को भी फॉलो किया, जो कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है कि हमें दुनिया में पीस एंड स्टेबिलिटी बना करके रखनी है और अपनी नेबरिंग कंट्रीज से पीसफुल रिलेशन बनाने। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको आसियान फुलफिल करता है। नाउ एक वर्ड यूज़ किया जाता है आसियान वे। आसियान वे का मतलब है एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, एक तरीका, एक मिलने जुलने का तरीका। ठीक है, ये उसका वे है, स्टाइल। तो आसियान वालों का जो फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है वो, इसमें 3 वर्ड, वो है इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट और कोऑपरेटिव। इनफॉर्मल तरीके से मिलते हैं, फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जो आसियान कंट्रीज़ हैं। नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब
किसी भी तरीके का कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं होगा, लड़ाई जैसी चीज़ या एक दूसरे को काउंटर करने वाली चीज़ नहीं होगी, और लास्ट में कोऑपरेटिव तरीके से मिलना। तो ये आसियान वे है, इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंट्रेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। दिस रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दूसरे देशों की नेशनल सोवरेनिटी को बना करके रखते हैं। सोवरेनिटी मतलब उसके जो सेल्फ रूल करने की पॉसिबिलिटी है, सेल्फ रूल करने की ताकत है, उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है, हम किसी भी कंट्री के जो इंटरनल मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके इंटरनल मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो आसियान कंट्रीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जो वो है फंक्शन, वो ये है कि हम किसी की सोवरेनिटी में नहीं घुसेंगे। जैसे आपका घर है, आपके घरेलू मामले हैं, तो दूसरी कंट्री आपके घरेलू मामलों, आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ में टांग नहीं अड़ाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आसियान वे बनता है, इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंट्रेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। आसियान वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है 1 मार्कर में भी, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। तो अब हम आसियान के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन पहले बस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी प्योरली, और बाद में एक ऐसे सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी जाने लगी। तो इन 2003 आसियान मूव टू एस्टेब्लिश एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर। 2003 में इनके पास 2003 में इन्होंने 3 पिलर्स को मूव किया, इस्टेब्लिश किया अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो इसके इनके 3 पिलर्स थे। पहला आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है, जिसमें इन्होंने फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी की बात की। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और लास्ट में आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। क्लियर हो गया? ये 3 पिलर्स थे जो 2003 में आसियान ने इस्टेब्लिश किए। अब जैसे कि हम हर बार देखते हैं, हर कम्युनिटी का एक फ्लैग होता है, हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लैग होता है, और हमारी बुक में दिया हुआ है ये फ्लैग और ये लोगो आसियान का है। ये आसियान का लोगो है। इसमें आप देख सकते हो जो बीच में सर्कल है, रेड सर्कल, उसमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी है। ये वो चावल के जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक है, जब उनमें से चावल नहीं निकाला जाता तो ये पैडी बोला जाता है उसे। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी आसियान कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना लोगो यहाँ पर, ये जो बीच में इन्होंने दिखाया हुआ है, ये लोगो है द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस रिस्पेक्ट द 10 साउथ एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सोलिडारिटी। एक दूसरे के साथ ये जो 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस है, ये रिप्रेजेंट करता है एशियन कंट्रीज की, कि वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं, बाउंड है, देखो बांध रखा है ना इसे, बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सोलिडारिटी। अब द सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ आसियान। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है जब इसका सिंबल आए पेपर में, तो आपको इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट यूनिटी ऑफ आसियान, और द 10 पैडी राइस, द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट द 10 साउथ एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर एंड फ्रेंडशिप एंड सोलिडारिटी। सो आपको आई होप इसका लोगो बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो हमने 3 पिलर्स की बात की थी यहाँ पर, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। इनमें आसियान ने क्या काम किए हैं इससे रिलेटेड, और कौन सी स्ट्रेंथ उनकी बेहतर है, उसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने देखा है टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट बी एस्केलेट इनटू अ आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन।
जो उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कौन सी किसकी ज़मीन है, किसका कितना समुंदर है, इस बात पे जो लड़ाई, जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीर के ऊपर लड़ाई है, ऐसे डिस्प्यूट्स कभी भी वो आर्म्ड कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ नहीं लेकर के जाते, कभी भी वो लड़ाई से सॉल्व नहीं करते, वो उसे पीसफुली सॉल्व कर लेते हैं बातचीत करके। एग्रीमेंट ऑफ पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये 4 शब्द उन्होंने अपने उसमें तैयार किए अपनी फॉरेन पॉलिसी में। पीस मेंटेन करेंगे, न्यूट्रलिटी रहेगी, जब भी किसी के बीच झगड़ा होगा तो कोई तीसरा नहीं उसमें घुसने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से लड़ाई बड़ी हो जाती है। कोऑपरेशन करेंगे और नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, आपके घरेलू मामले में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरन राइट्स, तो ये आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर उनके प्रिंसिपल्स है जिनको तैयार किया। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने आसियान रीजनल फोरम बनाया विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1994, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो आसियान रीजनल फोरम ने ARF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, 1994 में स्टैब्लिश होती है, जो सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी पे कोऑर्डिनेशन करती है सभी कंट्रीज़ के साथ आसियान की। 1994 में ये बनी थी। अब आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी देख लेते हैं। तो आसियान US और जापान, चाइना के बराबर इनकी इकॉनमी तो नहीं है, पर पिछले कुछ सालों में इन्होंने ग्रोथ बहुत तेज़ी से की है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान इकोनॉमी कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एक कॉमन मार्केट बनाई जाए एंड टू प्रोडक्शन बेस्ड विद इन आसियान स्टेट्स। पहला इनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर एक कॉमन मार्केट तैयार हो और जो प्रोडक्शन हो वो इन आसियान कंट्रीज़ के अंदर ही हो, यानी कि बाहर से प्रोडक्शन करके वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल है। एक हमारी कॉमन मार्केट बन जाए, हमें एक देश से दूसरे देश, जो मतलब सपोज करो फिलीपींस से मलेशिया में अगर हमें सामान बेचना है तो हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी ना देनी पड़े। कॉमन मार्केट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, और यानी कि हमें बिजनेस करने में आसानी हो। और दूसरा ये कह रहा है कि एक हमारा जहाँ जो भी प्रोडक्शन हो विद इन आसियान स्टेट्स हो एंड टू एड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, जिससे कि हमारे पूरे रीजन का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। 2 चीज़ आपको समझ में आ गई, कॉमन मार्केट क्रिएट करने की बात हुई आसियान के अंदर, और दूसरा प्रोडक्शन बेस विद इन आसियान। नाउ तो इसी राह में इन्होंने क्या किया, आसियान हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, FTA। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, आप आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेबर्स एक जगह से दूसरी जगह फ्री तरीके से जा सकती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विस के लिए फ्री ट्रेड एरिया बनता है। तो ये आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी ने किया, FTA लाए। उसके बाद इन्होंने आसियान विजन तैयार किया। इनका विजन ये था कि अब आसियान कम्युनिटी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आउटवर्ड लुकिंग रोल को देखेगी। अब वो बस अपने रीजन में ही नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक पूरी एसोसिएशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अपना रोल देखेगी, ठीक है। हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका से, चाइना से, इंडिया से अपने रिलेशंस बनाए और वो अब बहुत बेहतर रिलेशंस के साथ बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं इन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन बना करके। लास्ट में आसियान सोशल एंड सोशियो कल्चर कम्युनिटी है। द मेन मोटिव ऑफ दिस कम्युनिटी इज टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग द मेंबर्स कंट्रीज एज वेल एज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। सो बेसिकली इसके अंदर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की बात की गई है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनाए रखने की बात हुई है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और आसियान के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, और हमारी बुक्स में अपडेटेड है, मोदी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है उसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया और आसियान के रिलेशन। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू आसियान। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ईयर्स
हम हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ही ध्यान देते थे और उन्हीं से कुछ ले सकते थे, उन्हीं के साथ व्यापार कर सकते थे। हमने आसियान कंट्रीज की तरफ ज़्यादा अटेंशन ही नहीं दी। पर बाद में, बट इन रिसेंट ईयर 1990s के बाद 1991 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई। ठीक है, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय पर 1991 के बाद जब हमने लिबरलाइजेशन कर लिया अपनी इकोनॉमी का, तब हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट है लुक ईस्ट पॉलिसी एंड साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान मेंबर्स। वो आसियान मेंबर्स थे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। 3 आसियान कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए और लुक ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमने क्या किया, द आसियान इंडिया FTA केम इनटू इफेक्ट इन 2010। 2010 में हमने फ्री ट्रेड एरिया बनाया आसियान के साथ। और अब लास्ट में जो कि अभी रिसेंटली हमें पता चला, लीडर्स ऑफ आसियान रिलीजेस पोस्टल स्टैम्प्स commemorates silver jubilee of India and ASEAN partnership in New Delhi on 25 January 2018। इसमें मोदी जी भी थे और मोदी जी की फोटो के साथ ये आसियान मेंबर्स हैं। आसियान मेंबर्स मिलकर के ये सिल्वर जुबली बनाई है हमने 25 जनवरी 2018 को न्यू दिल्ली के अंदर। तो आसियान से हमारे रिलेशन 1990s के बाद बेहतर हुए और हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके चलते हमने आसियान से रिलेशन बेहतर करने स्टार्ट किए। हमारा 2010 में आसियान इंडिया FTA बना और अब हमने सिल्वर जुबली भी बनाई आसियान इंडियन रिलेशंस की। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट में एक कार्टून रह जाता है, इस कार्टून को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। अब इसमें आप देखो जो पर्सन है कार्टून के अंदर वो कौन है। तो पर्सन जो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक जूडो कराटे वाली ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, जिसमें एक बंदा अपने हाथ से रॉड्स को तोड़ता है। तो पीछे लिखा है ईस्ट एशियन नेशंस वेल हैव टू गेट यूज टू इट। ठीक है, वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, एक पीछे से डायलॉग लिखा हुआ है। तो हमें ये समझने में आ रहा है इससे कि कार्टून दिखा रहा है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, बट हम 1991 की बात कर रहे हैं जब ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये उस चीज को देख रहे हैं, ये जब उस समय पर क्या हो रहा था। तो इन्होंने इनिशिएटिव जो लिया था लुक ईस्ट पॉलिसी का, उसके बारे में बता रहा है। The above cartoon show our former finance minister Dr. Manmohan Singh and his initiative called Look East Policy. It was launched in 1992 with the aim of better relation with East Asian countries. ठीक है, in the world of cut throat competition ऐसा competition मतलब कि अगर सब अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब ये। तो ऐसी दुनिया बन चुकी है कि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है। ही सॉ इट एज द नीड ऑफ द आर टू स्टार्ट इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। और उस पॉलिसी के तहत इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई, यानी कि अब हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ही ज़्यादा ध्यान नहीं देना बल्कि ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ भी देना है। इससे भी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। और अब आगे जा कर के 2014 में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी नाम दिया गया। ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया और फिर और हमारे अच्छे रिलेशंस हुए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। तो आई होप ये सिंपल सा एक कार्टून है जो आपको समझ में आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है आप प्लीज़ मुझे लिख करके भेजिए और प्रेजेंट लगानी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।